जो लोग अपनी ज़िंदगी पूरी नहीं कर पाते, किसी हादसे की वजह से या फिर किसी और वजह से, जिनकी असमय मौत हो जाती है, वो लोग मरने के बाद भूत बन जाते हैं। ऐसी कहानियाँ हम लंबे समय से सुनते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमें इनमें से ऐसी कुछ कहानियाँ मिल जाती हैं जिन्हें सुनने के बाद ये समझ में नहीं आता कि किस चीज़ पर यकीन किया जाए, किस चीज़ पर ना किया जाए। क्योंकि हमारा दिमाग हमें बताता है कि ये हो नहीं सकता, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन तथ्य हमें मानने पर मजबूर करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और स्वागत है आपका द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। आज की हमारी कहानी है टेरेसीटा बासा और उसके भूत की कहानी। तो जब से हमारी कहानी शुरू होती है वो तारीख थी 21 फरवरी, साल था 1977 और जगह थी अमेरिका के शिकागो शहर में बनी हुई पाइन ग्रोव नाम की एक इमारत। इसी बिल्डिंग के 15वें माले पर बने एक अपार्टमेंट में मारियो नाम का एक शख्स अपनी पत्नी कैथलीन के साथ रहा करता था। रात के लगभग 9 बजे का वक्त था। ये दोनों लोग रात का खाना खा चुके थे। कैथलीन बर्तन साफ कर रही थी और मारियो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ टीवी देख रहा था। तभी इसको लगा कि कुछ जलने की स्मेल आ रही है, तो इसको लगा कि घर में शायद कोई सामान जलने लगा है। तो ये उठा और इसने बारी बारी एक एक कमरे में जाकर चेक करना शुरू किया, लेकिन पूरे अपार्टमेंट में कोई भी चीज़ इसको जलती हुई नहीं मिली। फिर इसको समझ में आया कि जो जलने की स्मेल आ रही थी इसके अपार्टमेंट के अंदर की तरफ से नहीं बल्कि बाहर की तरफ से आ रही थी। तो ये अपने अपार्टमेंट के मेन गेट पर गया और जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, इसने देखा कि 15वें माले का ये जो हालवे था जिसके दोनों तरफ कमरे बने हुए थे, ये पूरा हालवे धुएं से भर गया है। फौरन इसको समझ में आ गया कि किसी न किसी अपार्टमेंट में आग लग गई है। तो सबसे पहले इसने अपनी बीवी को बताया कि आग लग गई है, चलो यहाँ से जल्दी निकलो। और जाते हुए इन्होंने इनके जो पड़ोसी थे, हर पड़ोसी के दरवाजे पर पीट पीट कर सबको बता दिया कि आग लग गई है, आप लोग यहाँ से बाहर निकलिए। इसके बाद ये लोग लिफ्ट में पहुँचे। लिफ्ट में पहुँचने के बाद नीचे की तरफ जाने लगते हैं। 7वें फ्लोर पर रुककर इन्होंने बिल्डिंग के जेनेटर को बता दिया कि 15वें माले पर आग लग गई है, जल्दी से 911 को फ़ोन कर दो। इतना बताने के बाद ये लोग नीचे गए और नीचे बिल्डिंग से बाहर निकल गए। अब ये लोग फायर डिपार्टमेंट के आने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी भी आ गई। फायर फाइटर्स बड़ी तेज़ी के साथ 15वें माले पर पहुंचते हैं। अब ये जो हालवे था इसमें अब तक इतना ज़्यादा धुआं भर चुका था कि कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तो फायर फाइटर्स समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर किस अपार्टमेंट में आग लगी हुई है। तो टॉर्च के सहारे ये एक एक अपार्टमेंट को चेक करने लगे। फिर आखिरकार इनको एक दरवाज़ा मिला जिस दरवाजे के नीचे से बड़ी तेज़ी के साथ धुआं बाहर आ रहा था। तो इनको समझ में आ गया कि यही वो अपार्टमेंट है जिसके अंदर आग लगी हुई है। लेकिन ये जो दरवाज़ा था इसे बाहर से लॉक किया गया था। अब अच्छी बात यह थी कि इस बिल्डिंग का जो जनरेटर था उसके पास हर अपार्टमेंट की चाबी हुआ करती थी। तो जनरेटर ने अपनी चाबी से इस दरवाजे को खोल दिया। फायर फाइटर्स अंदर गए। अंदर जाने के बाद इन्होंने देखा कि इस अपार्टमेंट के बेडरूम में आग लगी हुई है और बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। तो सबसे पहला काम जो फायर फाइटर्स ने किया वो ये था कि इस बेडरूम की सभी खिड़कियों को तोड़ दिया गया ताकि धुआं जल्दी से बाहर निकल सके। उसके बाद ये आग बुझाने लगे। कुछ देर में खैर आग को बुझा भी दिया गया। जब आग पूरी तरह से बुझ गई तब इन्होंने चेक करना शुरू किया कि आखिर आग लगने के पीछे वजह क्या थी, क्योंकि इस अपार्टमेंट के अंदर कोई भी इंसान इस वक्त नहीं था। तो इन्होंने देखा कि बेडरूम में एक जगह पर एक कपड़ों का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है और ढेर के ऊपर एक मैट्रेस पड़ा हुआ है। इसी मैट्रेस के ऊपर कुछ डालकर इसको जलाने की कोशिश की गई थी। तो फायर फाइटर्स ने कहा यह तो अजीब बात है। खैर इन्होंने मैट्रेस को हटाया, उसके बाद कपड़ों को हटाया। लेकिन कपड़ों को जब हटाया तो कपड़ों के नीचे जो चीज़ थी उसे देखकर सबकी सांसें थम गई। कपड़ों के नीचे एक 40 वर्षीय महिला की लाश थी। इस लाश के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। इसके सीने में एक बड़ा सा चाकू भोंककर इसकी जान ली गई थी। इस महिला के कुछ बाल और शरीर का कुछ हिस्सा आग लगने की वजह से जल गए थे। इस महिला का नाम था टेरेसीटा बासा। तो अब चूंकि ये मामला क्राइम का हो चुका था इसलिए फ़ौरन पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस यहाँ पर आई तो पुलिस को पहली नज़र में मामला सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का लगा। साथ ही साथ ये भी लग रहा था कि लूटपाट भी की गई है, क्योंकि पूरे अपार्टमेंट में चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी। लाइटों को पलट दिया गया था। अलमारियों से सामान निकालकर बाहर फेंक दिया गया था। ज्वेलरी के खाली बक्से फर्श के ऊपर पड़े हुए थे। तो सबसे पहला काम जो पुलिस ने किया वो ये था कि मर्डर वेपन को कलेक्ट किया। उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस अपार्टमेंट से सुराग और सबूत इकट्ठा करने में लग जाती है। जब पुलिस किचन में पहुंची तो उन्होंने देखा कि किचन में सलाद और टमाटर कटे हुए रखे थे। यानी ये महिला मरने से पहले खाना बना रही थी और जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ अचानक हुआ था। इसके अलावा पुलिस को ड्राइंग रूम में सोफे के नीचे से 3 बियर के कैन भी मिले, जिन्हें सोफे के नीचे छुपाने की कोशिश की गई थी।
बाद में इन केन्स के ऊपर से फिंगरप्रिंट भी मिले जो इस महिला के नहीं थे, यानी किसी और इंसान के थे। लेकिन अपार्टमेंट में ज़बरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। अपार्टमेंट के दरवाजे पर 3 ताले लगे हुए थे जो अभी भी सही सलामत थे, यानी जिसने भी ये किया था उसे महिला जानती थी और इस महिला ने खुद ही उसे अंदर आने दिया था। और जो चाकू मिला था जिससे टेरेसीटा बासा की जान ली गई थी, वो चाकू भी बाहर से नहीं आया था बल्कि किचन के नाइफ सेट का ही एक चाकू था। इसके अलावा पुलिस को टेलीफोन के पास एक नोटपैड मिला। इस नोटपैड पर लिखा हुआ था गेट टिकट फॉर एएस, यानी एएस के लिए टिकट ले लो। तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने इस महिला टेरेसीटा बासा के बारे में इसके पड़ोसियों से पूछताछ करना शुरू किया। लेकिन पूछताछ में जो अजीब बात सामने आई वो ये थी कि किसी भी पड़ोसी ने किसी लड़ाई झगड़े या शोर शराबे को नहीं सुना था। इसके अलावा सारे पड़ोसियों ने बताया कि टेरेसीटा बासा एक बहुत ही ज़्यादा शांत किस्म की महिला थी और ज़्यादातर अपने काम से काम रखा करती थी। लेकिन इस बिल्डिंग के जनरेटर ने बताया कि लगभग 2 हफ्ते पहले उसने टेरेसीटा बासा को हालवे में एक अनजान इंसान के साथ बहस करते हुए देखा था। ये जो अनजान इंसान था इसकी उम्र लगभग 50 साल थी और ये एक वाइट मेल था। अब इन दोनों के बारे में किस बात पर बहस हो रही थी इसे तो जनरेटर सुन नहीं पाया था क्योंकि इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर था। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उस इंसान ने शराब पी रखी थी। उसके बाद से उस इंसान को कभी यहाँ नहीं देखा गया। इस पर ब्रूस नाम के एक पड़ोसी ने बताया कि ये उस इंसान को जानता है और वो आदमी एक सीट मेटल वर्कर है। कैथरीन और मारियो से भी पुलिस ने बात करी जिन्हें सबसे पहले आग लगने का पता चला था। तो कैथरीन ने बताया कि उसकी तो टेरेसीटा बासा से कभी बात नहीं होती थी, लेकिन एक पड़ोसी ने टेरेसीटा के बारे में उससे एक बात बताई थी। पड़ोसी के मुताबिक किसी ने हालवे में ही टेरेसीटा बासा के ऊपर हमला कर दिया था लगभग 5 हफ्ते पहले। हुआ ये था कि टेरेसीटा कहीं से आई थी और अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा चाबी से खोल रही थी। तभी अचानक कहीं से एक आदमी मास्क पहने हुए आता है और टेरेसीटा के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद क्या हुआ था इसकी जानकारी कैथरीन के पास नहीं थी। तो फिर पुलिस ने इसके जो गार्ड था इस बिल्डिंग का, जॉयस कैटमैन, इससे पूछताछ करी। तो कैटमैन ने बताया कि 1974 के सितंबर के महीने में कोई टेरेसीटा बासा के अपार्टमेंट में ताला तोड़कर घुस गया था और उसने चोरी भी की थी। उसके बाद से टेरेसीटा ने अपने दरवाजे में 3 ताले लगवा दिए थे। तो सबके बयान लेने के बाद पुलिस ने क्राइम सीन को सिक्योर किया और चले गए। लेकिन कौन थी ये मरने वाली महिला टेरेसीटा बासा? टेरेसीटा बासा का जन्म 13 मार्च सन 1929 को फिलीपींस के डुमाग्वेट शहर में हुआ था। इसके पिता का नाम था पेड्रो और इसकी माता का नाम था सोकोरो। टेरेसीटा बासा अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। टेरेसीटा के पिता एक बिजनेसमैन थे और शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। माँ बाप को टेरेसीटा से काफ़ी ज़्यादा प्यार, इसलिए टेरेसीटा का बचपन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बीता। टेरेसीटा बचपन से ही अलग स्वभाव की लड़की थी। इसकी पेड़ पौधों और संगीत में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। साथ ही साथ दुनिया घूमने का भी इसको बहुत ज़्यादा शौक था। जब ये थोड़ा बड़ी हुई तो इसके पिता इसके लिए एक पियानो ले आए। उसे पियानो पर ये प्रैक्टिस किया करती। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर आता है साल 1941 जब जापान ने फिलीपींस पर हमला कर दिया। डुमाग्वेट शहर जापान के कब्जे में चला गया था। इस समय टेरेसीटा 22 साल की हो चुकी थी। तो दूसरे देश के हमले की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी और शहर के हालातों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ गया था। तो टेरेसीटा के पिता चाहते थे कि वो इस शहर को छोड़ दें और किसी दूसरी जगह पर जाकर बस जाएं। लेकिन चूंकि ये शहर के सबसे अमीर इंसान थे इसलिए सरकार ने इन्हें नहीं जाने दिया। लेकिन टेरेसीटा किसी तरह यहाँ से निकलकर फिलीपींस की राजधानी मनीला चली गई और यहाँ इसने कॉलेज में संगीत की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। फिर यहाँ से लंदन चली गई और लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूज़िक में आगे की पढ़ाई करने लगी। जब इसकी पढ़ाई यहाँ पर पूरी हो गई और डिग्री मिल गई तो अपने कुछ दोस्तों के साथ ये यूरोप को घूमने के लिए निकल पड़ती है। इस यात्रा के दौरान कई लोगों से टेरेसीटा की मुलाकात हुई। एक कपल से भी मुलाकात हुई। ये जो कपल था शिकागो में रहता था। तो इस कपल को टेरेसीटा का व्यवहार काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जब ये लोग विदा होने लगे तो कपल ने टेरेसीटा को अपना पता दिया और कहा कि अगर कभी आपको शिकागो घूमने की इच्छा हो तो आप आइए और हमारे घर पर रुकना। और टेरेसीटा गई भी। 1957 की गर्मियों में टेरेसीटा ने अपना सामान बांधा और शिकागो की यात्रा पर निकल पड़ती है। अब शिकागो शहर टेरेसीटा को इतना पसंद आया कि ये यहीं पर रहने लगी और यहीं पर अपनी पढ़ाई करने लगी। यहाँ पर कुछ साल बिताने के बाद ये वाशिंगटन डीसी चली गई और वहाँ पर इसने एक टाइपिस्ट की नौकरी करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ ये अपनी म्यूजिक की पढ़ाई भी करती रही। इसी दौरान टेरेसीटा की मुलाकात एडवर्ड ओमीरा नाम के एक इंसान से होती है। ये दोनों जल्द ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे थे और इन दोनों की मुलाकातें भी होने लगी थी। लेकिन फिर 1965 में
टेरेसीटा का वीज़ा एक्सपायर होने को आया और इसे वापस फिलीपींस लौटना पड़ा। अब टेरेसीटा को फिलीपींस से फिर से अमेरिका तो जाना था, लेकिन जब तक इसे नागरिकता नहीं मिल जाती तब तक इसे यहीं फिलीपींस में ही रुकना था। खैर, इस दौरान एडवर्ड टेरेसीटा से मिलने फिलीपींस आता रहा और इन दोनों की ये कहानी आगे बढ़ती रही। लेकिन इन दोनों की मुलाकातों का जो सिलसिला था ये बहुत जल्द थम जाने वाला था, क्योंकि टेरेसीटा ने अपने और एडवर्ड के रिश्ते की बात अपने परिवार में बता दी थी। और टेरेसीटा का पिता पेड्रो शहर के सबसे अमीर इंसानों में से एक था। इस वजह से इसके शहर में तमाम कनेक्शन थे। इस बार जब एडवर्ड टेरेसीटा से मिलने फिलीपींस आया तो उसे जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी और टेरेसीटा की ये मुलाकात आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि पेड्रो को पता चल गया था कि एडवर्ड जब टेरेसीटा से मिलने फिलीपींस आता है तो यहाँ फिलीपींस के ब्रोथेल्स में भी जाया करता है। शाम के वक्त पेड्रो के खबरी ने पेड्रो को खबर दी। इसने टेरेसीटा को साथ लिया और ये ब्रोथेल जाकर पहुँच गया। वहाँ पर एडवर्ड को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। टेरेसीटा और एडवर्ड का रिश्ता यहीं पर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। इस वाक़ये से टेरेसीटा को गहरा सदमा पहुंचा था और इसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। इसके बाद टेरेसीटा ने अपनी अमेरिका वापस जाने की इच्छा को लंबे समय तक दबाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार 1971 में 42 वर्षीय टेरेसीटा बासा वापस शिकागो पहुंच जाती है। इस बार टेरेसीटा के पास थोड़ा सा सामान था और कुल मिलाकर $400 थे। यहाँ आने के बाद टेरेसीटा ने एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर ली और रेस्पिरेटरी थेरेपी की पढ़ाई करने लगी। 1974 में जब ये पढ़ाई पूरी हो गई तो टेरेसीटा को एजवाटर हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने के बाद टेरेसीटा पाइन ग्रोव अपार्टमेंट्स में रहने लगी। नौकरी के साथ साथ ये म्यूजिक में मास्टर्स की डिग्री की पढ़ाई भी कर रही थी। ये अपने अपार्टमेंट पर पड़ोस के कुछ बच्चों को बिना पैसे लिए म्यूजिक भी सिखाया करती थी। तो टेरेसीटा ने जब हॉस्पिटल में नौकरी करनी शुरू की तो ये चुपचाप रहा करती थी। इसकी किसी से बात नहीं होती थी, क्योंकि एडवर्ड वाली घटना के बाद से टेरेसीटा का लोगों के ऊपर भरोसा करना काफ़ी ज़्यादा कठिन रहा था। उस घटना का असर अभी इसके चेहन से नहीं गया था, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें ठीक होती रहती हैं और वही टेरेसीटा के साथ भी हुआ। धीरे धीरे लोग टेरेसीटा के दोस्त बनने लगे और फिर जाकर तमाम लोगों का एक सर्किल बन गया। टेरेसीटा अपने इन सर्किल वाले दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाती और ये लोग भी टेरेसीटा से मिलने इसके अपार्टमेंट पर आते। अब टेरेसीटा की आदत थी कि अगर कोई इससे मिलने के लिए अपार्टमेंट पर आता तो आने वाले को बियर या स्कॉच दिया करती थी। पिछले साल अगस्त महीने में जब टेरेसीटा की माँ इससे मिलने के लिए आई थी तो इसने एक बहुत बड़ी पार्टी दी थी और अपने सारे दोस्तों को अपनी माँ से मिलने के लिए बुलाया था। और टेरेसीटा ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक म्यूजिकल बैंड भी बना लिया था और ये लोग एक लाइव परफॉर्मेंस की तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन इस बैंड की एक दिक्कत थी, इस बैंड का जो ड्रमर था वो बैंड में काम अब नहीं करना चाहता था। इस वजह से टेरेसीटा किसी नए ड्रमर की तलाश भी कर रही थी। ये टेरेसीटा के कत्ल से 1-2 हफ्ते पहले की बात थी। खैर, कत्ल के अगले दिन ये केस 40 साल के डिटेक्टिव जोसेफ स्टेहुला और इनके पार्टनर ली स्टेपलिन को दे दिया जाता है। तो ये दोनों सबसे पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने के लिए पहुंचते हैं। जब ये लोग पहुंचे तो पोस्टमार्टम हो रहा था, इसलिए इन दोनों को थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ अजीब बातें थी। अब टेरेसीटा की जान तो सीने में चाकू मारने की वजह से ही गई थी, लेकिन साथ ही साथ इसका गला दबाकर मारने की कोशिश भी की गई थी, जिसका मतलब ये था कि कातिल ने पहले इसको गला दबाकर मारना चाहा। जब ये गला दबाकर नहीं मार पाया तब फिर उसने टेरेसीटा के सीने में चाकू मार दिया। इसके अलावा टेरेसीटा के कपड़े तो निकाले गए थे, लेकिन सेक्सुअल कुछ किया नहीं गया था। तो पुलिस को समझ में आ गया कि ये जो भी कातिल था उसने जानबूझकर टेरेसीटा की बॉडी और इसके अपार्टमेंट को इस तरह से सेट किया था कि केस का रुख दूसरी तरफ मुड़ जाए। पुलिस के सामने दिक्कत ये थी कि ये कत्ल किस वजह से किया गया था, इसका पता लगाना पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो फिर ये दोनों टेरेसीटा के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। अब वहाँ से ये ज़्यादातर चीज़ें पुलिस को पहले ही मिल चुकी थीं, लेकिन इन्होंने टेरेसीटा के पेपर वगैरह चेक करने शुरू किए। तो पेपर वगैरह चेक करने के दौरान स्टेहुला को एक एड्रेस बुक मिलती है जिनमें उन लोगों के नाम और नंबर लिखे हुए थे जिनसे टेरेसीटा बात किया करती थी। तो अब जब एड्रेस बुक मिली तो पुलिस को लगा कि उनको काम की चीज़ हाथ लग गई है, क्योंकि इस केस में पहले ये था कि ये जो भी कातिल था टेरेसीटा उसको जानती थी, क्योंकि टेरेसीटा ने खुद ही उसे अपार्टमेंट के अंदर आने दिया था। फिर इसकी किसी इंसान से लड़ाई भी हुई थी। तो पुलिस को लगा कि जो भी टेरेसीटा के जानने वाले लोग हैं इनमें से किसी न किसी को ज़रूर पता होगा कि ये कत्ल करने वाला इंसान आखिर कौन है और किसकी टेरेसीटा से लड़ाई हुई थी या फिर झगड़ा हो गया था। तो इन दोनों ने इस एड्रेस बुक में लिखे हुए नाम और नंबरों पर फ़ोन करना शुरू कर दिया।
तो सबसे पहले इनकी जिन दो लोगों से बात हुई उनके नाम थे रे किंग और पिजोटी। तो ये दोनों टेरेसीटा के दोस्त थे और इन दोनों लोगों ने बताया कि टेरेसीटा रॉबर्ट नटसन नाम के एक आदमी को डेट कर रही थी जिसकी उम्र लगभग 50 साल है और ये आदमी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। तो स्टेहुला को लगा कि ये वो आदमी हो सकता है जिससे झगड़े के बारे में जैनेटर ने इनको बताया था। फिर इनकी बात डॉक्टर जॉन अबेला नाम के आदमी से हुई। तो जॉन अबेला ने बताया कि कत्ल के दिन शाम के लगभग 7 बजे उसकी टेरेसीटा से बात हुई थी और टेरेसीटा ने जॉन से बताया था कि कोई उससे मिलने उसके अपार्टमेंट पर आ रहा है। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो टेरेसीटा ने फ़ोन रख दिया। फिर इसके बाद इनकी बात रूथ लोब नाम की एक महिला से हुई। यह महिला भी टेरेसीटा की दोस्त थी और टेरेसीटा के साथ ही हॉस्पिटल में काम किया करती थी। रूथ लोब ने बताया कि रात के लगभग 7:30 बजे उसने टेरेसीटा को फ़ोन किया था। टेरेसीटा ने फ़ोन उठाया और लगभग 20 मिनट इन दोनों की बातचीत हुई थी। जिस दौरान इनकी बातचीत हो रही थी तो टेरेसीटा के साथ कोई आदमी उसके अपार्टमेंट में मौजूद था, लेकिन टेरेसीटा परेशान नहीं लग रही थी। ये जो कोई मौजूद था उसको टेरेसीटा जानती थी। एक बार उस आदमी ने कोई बात कही तो उसकी बात पर टेरेसीटा खिलखिलाकर हंसी भी थी। तो पुलिस को लगभग यकीन हो गया कि वही आदमी रॉबर्ट नटसन है जिससे टेरेसीटा डेट कर रही थी। तो फिर ये दोनों नटसन के घर पहुंच जाते हैं और पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। तो नटसन ने बताया कि ये टेरेसीटा को जानता भी था और ये दोनों डेट भी कर रहे थे, लेकिन जिस रात कत्ल हुआ तो उस रात ये अपने घर पर ही मौजूद था। बस यही 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सामान लाने के लिए अपने घर से बाहर गया था, इसके अलावा ये और कहीं भी नहीं गया था। लेकिन पुलिस को इसके बात पर भरोसा नहीं हुआ तो पुलिस इसे उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आई। वहाँ पर इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट लिया गया, लेकिन टेस्ट के बाद पुलिस को पता चला कि यह आदमी सच बोल रहा था। इसके अलावा इसके फिंगरप्रिंट भी बियर की कैन पर नहीं मिले थे। तो फिर पुलिस ने इसको जाने दिया। बाद में पुलिस को पता चला कि जिस आदमी से टेरेसीटा बहस कर रही थी वो असल में नटसन नहीं था, बल्कि स्टीफन बैराट नाम का एक म्यूजिक का प्रोफेसर था। अब इसके पीछे कहानी ये थी कि टेरेसीटा म्यूजिक के ऊपर एक किताब लिख रही थी जिसे पब्लिश करने में कि स्टीफन नाम का आदमी टेरेसीटा की मदद कर रहा था। इसी किताब को लेकर किसी मामले में इन दोनों की बहस हुई थी। तो पुलिस ने इसको भी उठाया, हर तरह से चेक किया, लेकिन बाद में ये आदमी भी सस्पेक्ट की लिस्ट से बाहर हो जाता है। इसके बाद फिर पुलिस ने तमाम लोगों से पूछा जो टेरेसीटा के साथ काम करते थे, जानने वाले थे, इसके जो पड़ोसी थे, हॉस्पिटल में जो लोग पहले काम कर चुके थे उनसे भी पुलिस ने पूछताछ करी, लेकिन कोई भी खास जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई। तो जहाँ केस के शुरू होते वक्त ये लग रहा था कि इस केस को जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा, अब सारे सुराग बेमतलब साबित हो गए थे और पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे। साथ ही साथ जो टेलीफोन के पास नोटपैड मिला था जिसमें लिखा हुआ था गेट टिकट फॉर ES, तो पुलिस को अपनी पूछताछ और छानबीन के दौरान किसी भी ऐसे इंसान का पता नहीं चला था जिसके नाम के शुरुआती अक्षर A और S हों। तो ये A और S नाम का आदमी कौन था इसका भी पता पुलिस को अपनी जांच के दौरान नहीं चल पाया था। तो अब जब पुलिस के पास कोई लीड नहीं थी तो फिर यह मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। कत्ल को हुए 6 महीने का वक्त बीत चुका था और फिर इस मामले का रुख क्राइम से बदलकर पैरानॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। एक दिन अचानक स्टेहुला के पास कहीं से फ़ोन आता है। तो फ़ोन करने वाले आदमी ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन इसने बताया कि एलन सावरी नाम का एक आदमी है जो एजवाटर हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों को फ़ोन करके धमकी देता है। इस एलन सावरी नाम के आदमी ने हॉस्पिटल में काम करने वाली एक महिला जिसका नाम रेमी बूसा चुआ है उसको फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दी है, क्योंकि ये महिला को जानती है। तो वैसे तो पुलिस धमकी के मामलों में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करती थी, लेकिन चूंकि ये मामला एजवाटर हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ था तो स्टेहुला ने इस पर गौर किया। स्टेहुला ने हॉस्पिटल में फ़ोन करके इस महिला रेमी बूसा चुआ का एड्रेस लिया और ये वहाँ जाकर पहुँच गया। जब ये रेमी के घर पहुँचा तो रेमी का पति डॉक्टर जोसे चुआ भी घर पर ही मौजूद था। तो स्टेहुला ने रेमी से पूछना शुरू किया कि आपको कोई धमकी देता है क्या, किस लिए धमकी देता है, कौन सी बात है जो आपको पता है। तो रेमी ने बताया कि ये जो एलन सावरी नाम का व्यक्ति है यही इसको धमकी दिया करता है। अब वैसे तो एलन सावरी एजवाटर हॉस्पिटल में सफाई का काम करता है, लेकिन हॉस्पिटल से बाहर के लोगों को ये अपना नाम डॉक्टर एलन सावरी बताता है। इसने अपना डॉक्टर का एक नेम कार्ड भी बनवा रखा है और यही एलन सावरी हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों को धमकी दिया करता है। तो अब ये दोनों पति पत्नी ये बातें बता तो रहे थे, लेकिन स्टेहुला को जल्दी ही पता चल गया कि ये दोनों ऐसे ही कोई झूठ मूठ की कहानी बता रहे हैं, असली बात नहीं बता रहे हैं। तो स्टेहुला ने कहा कि आप दोनों लोग ये फर्जी बातें बताना बंद करिए, जो सच बात है वो बताइए।
तो फिर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर जोसे चूहा आगे झुका और इसने बड़ी गंभीर आवाज़ में स्टेहुला से पूछा कि डिटेक्टिव, क्या आप भूत प्रेत में यकीन करते हैं? अब स्टेहुला इस सवाल को सुनकर चौंक गया। अब उसकी समझ में नहीं आया कि ये आदमी, ये पति पत्नी दोनों अभी ऐसी बातें कर रहे थे और फिर अचानक इसने एक ऐसा सवाल पूछ लिया। खैर, स्टेहुला ने कहा कि मैं खुले दिमाग का आदमी हूँ, अगर विश्वास करने वाली बात होगी तो विश्वास कर भी लिया जाएगा। तो फिर जोसे ने कुछ देर स्टेहुला के चेहरे को टटोला, फिर इसने कहानी बतानी शुरू की। ये कहानी टेरेसीटा बासा की मौत के कुछ दिन बाद शुरू हुई थी। अब ये जो जोसे चूहा था और इसकी पत्नी रेबिबूसा चूहा, ये दोनों एजवाटर हॉस्पिटल में ही काम करते थे, उसी हॉस्पिटल में जिसमें टेरेसीटा बासा काम किया करती थी। लेकिन इन दोनों की कभी बात टेरेसीटा से नहीं हुई थी, ये लोग उसको जानते भी नहीं थे। लेकिन टेरेसीटा की मौत के कुछ दिनों बाद रेमी के स्वभाव में अचानक परिवर्तन आने लगा। वैसे तो पहले ये हॉस्पिटल में चुप रहा करती थी, ये किसी से ज़्यादा बात नहीं किया करती थी, लेकिन जब टेरेसीटा की मौत हुई उसके बाद ये लोगों से बात करने लगी, और ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों से बात करती थी जिनसे टेरेसीटा बात किया करती थी। और ये जो बात करती थी वो बात भी पेड़ पौधों और संगीत के बारे में हुआ करती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि इससे पहले कभी रेमी की इन दोनों विषयों में कोई दिलचस्पी रही ही नहीं थी। उसको इन दोनों विषयों के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। इसके अलावा इसकी बातचीत का जो लहजा था वो काफ़ी हद तक टेरेसीटा जैसा हो गया था। साथ ही साथ ये टेरेसीटा जैसा व्यवहार भी करने लगी थी। तो हॉस्पिटल में जो लोग रेमी के साथ काम करते थे उनको रेमी की ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि रेमी ये सब नाटक आखिर क्यों कर रही है। खैर, ये सब चलता रहा। फिर एक दिन अचानक रेमी बहुत ज़्यादा डर गई। डर के मारे इसकी हालत ख़राब हो गई थी और ये हॉस्पिटल से बिना किसी को बताए सीधे अपने घर चली गई। शाम के वक्त जब इसका पति जोसे घर आया तो उसने इससे पूछना शुरू किया कि क्या बात हुई, तुम ऐसे किसी को बिना बताए घर क्यों चली आई? तो रेमी ने बताया कि ये लॉकर रूम में बैठी हुई थी, तभी इसको अपने पास वो महिला जो मर गई थी टेरेसीटा, उसका भूत खड़ा दिखाई दिया। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डर गई थी और घर वापस चली आई। लेकिन इसके बाद के दिनों में भी जब ये अस्पताल जाती तो वहाँ पर ये घबराई घबराई रहती। इसकी वजह से इसके काम पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा था। और जब कोई इसका सीनियर इससे बात करने की या वजह जानने की कोशिश करता तो अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती। फिर आखिरकार एक दिन रेमी के इसी बर्ताव के चलते इसको काम पर से ही निकाल दिया जाता है। लेकिन काम से निकाले जाने की वजह से रेमी को दुख नहीं हुआ, बल्कि इसको राहत मिली, क्योंकि इसके घर पर वैसी कोई बात नहीं होती थी। लेकिन फिर एक दिन शाम के वक्त ये कुर्सी पर बैठी हुई थी, इसका पति भी इसके साथ था। अचानक ये बड़ी तेजी के साथ खड़ी हुई और पैर पटकते हुए बेडरूम की तरफ चली गई। तो जोसे को रेमी का ये बर्ताव बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि अचानक इसने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे पीछे बेडरूम में गया। जब ये बेडरूम में गया तो इसने देखा कि रेमी बिस्तर पर लेटी हुई है और ये बड़ी बड़ी आंखें किए हुए छत को लगातार घूर रही है। तो जोसे बिस्तर पर इसके पास बैठ गया और इसने पूछना शुरू किया कि क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? लेकिन रेमी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब इसने और ज़्यादा पूछा तो रेमी ने अजीब सी आवाज़ में बोलना शुरू किया। यह बोल रही थी कि मामा मामा तुम कहाँ हो? अब ये अजीब बात थी, क्योंकि रेमी कभी अपनी माँ को मामा नहीं कहा करती थी। तो जोसे उलझन में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। फिर रेमी ने छत को घूरते हुए उसी अजीब आवाज़ में कहा कि डॉक्टर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो जोसे ने कहा कि तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही हो? तुम मुझे डॉक्टर क्यों कह रही हो, जबकि मैं तो तुम्हारा पति हूँ। तब रेमी ने कहा कि मेरा नाम टेरेसीटा बासा है और मुझे अपने कातिल को पकड़वाना है। तो जोसे को लगा कि इसकी पत्नी शायद दिमागी तनाव की अवस्था से गुजर रही है। इसने हॉस्पिटल में भूत देखा, इसे काम से निकाल दिया गया, लोगों ने इसके बारे में तमाम तरह की बातें की। इसी वजह से शायद मानसिक तौर पर परेशान है और ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। तो यहाँ से उठा और बाथरूम की तरफ जाने लगा कि बाथरूम से गीला तौलिया ले आए, इसके माथे पर रख दे, उससे शायद इसे कुछ आराम मिले। लेकिन जब ये जाने लगा तो रेमी ने अपना हाथ उठाया और टेलीफोन की तरफ इशारा किया। फिर ये बोली कि पुलिस को फ़ोन करो डॉक्टर, जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो जोसे ने कहा कि मैं इस तरह पुलिस को फ़ोन नहीं कर सकता, मेरी तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। अब जोसे का इतना कहना था कि रेमी का व्यवहार बदल गया। ये फिर से सामान्य हो गई। ये बिस्तर से उठकर बैठ गई और पूछने लगी कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई, मैं तो कुर्सी पर बैठी हुई थी। खैर, जोसे ने किसी तरह से इसको समझाया।
अगले दिन शाम के वक्त रेमी किसी से बात कर रही थी। अचानक इसने बात करते करते टेलीफोन को छोड़ दिया और पैर पटकते हुए बेडरूम की तरफ चली गई। जोसे ने आज भी इसको जाते हुए देख लिया तो इसके पीछे पीछे बेडरूम में गया। वहां जाकर इसने देखा कि रेमी कल ही की तरह बिस्तर पर लेटी हुई है और बड़ी बड़ी आंखें किए हुए छत को लगातार घूर रही है। रेमी ने फिर से उसी अजीब आवाज़ में कहा कि मैं टेरेसीटा बासा हूँ और एलन सावरी नाम के एक आदमी ने मेरा कत्ल कर दिया था। उसने मेरा गला दबाया, मुझे चाकू मारा और मेरी सारी ज्वेलरी को लूट लिया। पुलिस को जाकर ये सारी बातें बता दो। तो अब जोसे चूहा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी बेबी रेमी बूसा चूहा मानसिक तौर पर परेशान है, बहकी बहकी बातें कर रही है, या फिर वाकई में इसके ऊपर टेरेसीटा की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। तो इसने कहा कि मैं पुलिस के पास ऐसे नहीं जा सकता, मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। अगर मैंने पुलिस को यह बताया कि ये सारी बातें मुझे एक आत्मा ने बताई हैं तो पुलिस वाले मुझे पागल समझेंगे। तब टेरेसीटा की आत्मा ने कहा कि मैं तुम्हें सबूत दूंगी। फिर इसने उस ज्वेलरी के बारे में एक एक बात बताई जिसे एलन सावरी ने टूट लिया था। इतना बताने के बाद रेमी फिर से होश में आ जाती है। फिर इसके बाद रोज की यही कहानी हो गई थी। रोज यही सब कुछ होने लगा था। टेरेसीटा की आत्मा जोसे के ऊपर पुलिस के पास जाने और सब कुछ बताने का दबाव बनाती और जोसे की समझ में नहीं आता कि वो आखिर कैसे बताए। लेकिन जब बातें हद से बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इसने एक धमकी देने वाली कहानी सोची और पुलिस के पास फ़ोन कर दिया। तो अब जोसे ने ये पूरी कहानी इस्टेहुला को बता डाली थी और ये पूरी कहानी सुनने के बाद इस्टेहुला कुछ देर सोचता रहा। फिर इसने जोसे से एक सवाल किया। इसने पूछा कि क्या कभी आत्मा ने तुमसे ये बताया कि उसके कपड़े निकाले जाने के अलावा उसके साथ और कोई यौन अपराध हुआ था क्या? इस पर जोसे ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आत्मा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। तो ये सुनकर इस्टेहुला की दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि अब तक पुलिस वालों के अलावा इस बात को और कोई नहीं जानता था। अखबार में भी यही बताया गया था कि ये मामला लूटपाट, कत्ल और यौन अपराध का था। इसके अलावा इस्टेहुला को याद आया कि टेलीफोन के पास जो नोटपैड मिला था जिसमें लिखा हुआ था गेट टिकट फॉर एएस, तो ये जो एएस लिखा हुआ था, एलन सावरी के नाम के शुरुआती अक्षर भी इस एएस से मेल खाते थे। अब ये जो एलन सावरी था ये हॉस्पिटल में टेरेसीटा बासा के साथ ही काम किया करता था और इसकी टेरेसीटा बासा से दोस्ती भी थी। दोस्ती के पीछे वजह ये थी कि सावरी की भी म्यूजिक में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी और ये दोनों एक ही बस से हॉस्पिटल आया जाया करते थे। लेकिन सावरी के नाम पर पहले से ही लूटपाट के 2 मुकदमे दर्ज थे। इसके अलावा यौन अपराध के 2 मामलों में इसे गिरफ्तार भी किया गया था। सावरी की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था यांका कार्माक। तो पुलिस को इसके पिछले आपराधिक इतिहास के मद्देनज़र लगने लगा कि यही असली कातिल हो सकता है। पुलिस को इस एलन सावरी को ढूंढने में कुछ समय तो लगा, लेकिन आखिरकार ये मिल गया और इसे पुलिस स्टेशन लाया गया। तो शुरुआत में बड़े आराम से बात कर रहा था। इसने ये तो माना कि टेरेसीटा की इससे दोस्ती थी, लेकिन ये दोस्ती बस काम के विषय में थी, इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। और इसने कत्ल के 6 महीने पहले से टेरेसीटा को देखा भी नहीं था। लेकिन पुलिस ने सच निकालने के लिए झूठ बोला। पुलिस ने कहा कि हमने हॉस्पिटल में तमाम लोगों से बात करी है और ज़्यादातर लोग मानते हैं कि टेरेसीटा का कत्ल तुमने ही किया है। इसके अलावा तुम्हारी उंगलियों के निशान भी हमें टेरेसीटा के अपार्टमेंट से मिले हैं। जबकि हकीकत ये थी कि सावरी के फिंगरप्रिंट कभी टेरेसीटा के अपार्टमेंट से मिले ही नहीं थे। खैर, पुलिस की अचानक काम कर गई और सावरी ने अपनी बात बदल दी। इसने कहा कि कत्ल के दिन ये टेरेसीटा से मिला था और इन दोनों ने एक बस में साथ ही सफ़र भी किया था। टेरेसीटा ने इसे बताया था कि उसका टीवी खराब हो गया है और एलन सावरी ने शाम के वक्त उसका टीवी ठीक करने का वादा भी किया था। लेकिन शाम को ये बात पूरी तरह से भूल गया और अपने घर की वायरिंग को ठीक करने लगा। इसकी गर्लफ्रेंड इस बात की गवाही दे सकती है, ये बात एलन सावरी ने बताई। तो पुलिस ने कहा कि अच्छा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, तब तो उसके पास ज्वेलरी भी होगी। अब ये बात सुनकर सावरी का चेहरा पूरी तरह से उतर गया। तो पुलिस सावरी के अपार्टमेंट में गई और इसकी गर्लफ्रेंड यांका से वायरिंग के बारे में पूछने लगी। तो यांका ने बताया कि यहाँ तो वायरिंग का कोई काम ही नहीं हुआ है, बल्कि सालों से इस अपार्टमेंट में वायरिंग का कोई काम नहीं हुआ है। इस अपार्टमेंट की वायरिंग पूरी तरह से ठीक है। तो पुलिस ने पूछा कि आप हमें अपनी ज्वेलरी दिखा सकती हैं क्या? तो यांका ने बिना किसी दिक्कत के अपनी ज्वेलरी दिखा दी। पुलिस ने टेरेसीटा के दोस्त रिचर्ड पिचौटी को ज्वेलरी पहचानने के लिए बुलाया। रिचर्ड आया, उसने ज्वेलरी देखी, लेकिन उसने कहा कि इसमें टेरेसीटा की कोई ज्वेलरी नहीं है। ज्वेलरी देखने के बाद वो जा रहा था
तभी अचानक उसकी नज़र यांका के हाथ पर पड़ी। यांका ने अपने हाथ में एक अंगूठी पहन रखी थी, जिसे देखकर पिचौड़ी ने कहा कि ये टेरेसीटा की अंगूठी है। तो अंगूठी के बारे में यांका ने बताया कि ये अंगूठी सावरी ने उसे फरवरी के महीने में क्रिसमस के तोहफे के रूप में दी थी। तो पुलिस ने इस अंगूठी और ज्वेलरी को ले लिया और फिर बाद में टेरेसीटा के कजिन ने भी इस अंगूठी को पहचाना। उसने बताया कि ये अंगूठी टेरेसीटा को उसकी माँ ने दी थी। इसके अलावा कजिन ने एक पेंडेंट को भी पहचाना। तो अब जब ये बातें एलन सावरी के खिलाफ निकल आई थी, फिर भी इसने पुलिस को ये कहकर चकमा देने की कोशिश की कि उसने ये ज्वेलरी सड़क पर घूमने वाले एक इंसान से खरीदी थी। लेकिन जब पुलिस थोड़ा सख्त हुई तो इसने कबूल कर लिया कि टेरेसीटा बासा का कत्ल इसने ही किया था। फिर इसने बताया कि उस शाम आखिर हुआ क्या था। तो उस दिन रोज़ की तरह जब ये टेरेसीटा के साथ बस में जा रहा था तो टेरेसीटा ने इससे बताया कि उसका टीवी खराब हो गया है और उसके बैंड के ड्रमर ने बैंड को छोड़ दिया है। तो इसने बताया कि शाम के वक्त आकर टेरेसीटा का टीवी ठीक कर देगा और जो इसके ड्रमर ने बैंड को छोड़ दिया है तो उसकी जगह पर यह बैंड में ड्रम बजा देगा। इसके लिए एलन सावरी को टिकट की ज़रूरत पड़ती तो टेरेसीटा ने कहा कि वो इसके लिए टिकट खरीद लेगी। इसी वजह से टेरेसीटा ने अपने नोट पैड पर एलन सावरी को टिकट लेने की बात लिखी थी। तो फिर शाम के वक्त ये टेरेसीटा के अपार्टमेंट में टीवी ठीक करने के लिए जाता है। यही वो वक्त था जब टेरेसीटा की बात उसकी दोस्त रूथ लोब से हुई थी। टीवी देखने के बाद एलन को कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ी तो ये टूल्स लेने अपने अपार्टमेंट वापस जाता है। 7:30 बजे का वक्त इस समय हुआ था। टूल्स लेकर जब ये वापस लौट रहा था तभी इसने मन बना लिया कि टेरेसीटा के पास जो कुछ भी है उसे लूट लेगा। इसके पीछे वजह यह थी कि ये पहले भी टेरेसीटा की मदद किया करता था और टेरेसीटा इसकी मदद के बदले कुछ ज़्यादा ही पैसे दे दिया करती थी। तो इसको लगता था कि टेरेसीटा के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं और उस समय पैसे के मामले में इसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो इस बार टेरेसीटा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, जब ये वापस लौट कर गया तो इसने टेरेसीटा को पीछे से पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगा। फिर इसने टेरेसीटा को बेहोश करके फर्श पर गिरा दिया और अपार्टमेंट में पैसे ढूंढने लगा। लेकिन अपार्टमेंट में इसको मात्र $30 ही मिल पाए। इसे कुछ ज्वेलरी मिल गई जिसे देखकर इसे लगा कि ये ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा महंगी होगी। तो लूटपाट करने के बाद ये टेरेसीटा को उठाकर बेडरूम में ले गया। फिर इसने टेरेसीटा के सीने में चाकू मार दिया। इसके बाद इसने चीज़ों को सेट किया, आग लगाई और अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। फिर इसने ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताया जो प्रेस में बाहर नहीं आई थी, जैसे टेरेसीटा के कपड़े और अपार्टमेंट का कुछ सामान। तो पुलिस को यकीन हो गया कि कोर्ट में जाने के लिए उनके पास अब पर्याप्त सबूत हो गए थे। लेकिन पुलिस के सामने एक समस्या ये थी कि वो कोर्ट में बताए कैसे कि एलन सावरी तक वो आखिर कैसे पहुँचे। लेकिन फिर आखिरकार पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थॉमस ओरेगन से रेमी बूसा और टेरेसीटा के भूत वाली कहानी बता दी। तो पहले तो थॉमस को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, लेकिन जब उसने खुद इस केस को अच्छी तरह से स्टडी किया तो उसे समझ में आ गया कि और कोई रास्ता नहीं है। तो कोर्ट में भी यही भूत वाली कहानी बता दी गई और जज ने इसे स्वीकार भी कर लिया। फिर 8 जनवरी 1979 को ट्रायल शुरू हुआ और एलन सावरी पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का मुकदमा चलता है। थॉमस ने मुकदमे के दौरान चूहा पति पत्नी से कई बार बात की और कोशिश की कि इस केस में से सुपर नेचुरल एलिमेंट को कम से कम कर दिया जाए। फिर मुकदमे के दौरान सावरी अपने कबूलनामे से अचानक पलट जाता है। एलन सावरी के वकील ने कोर्ट में कहा कि पुलिस ने एलन को धमकी दी थी कि अगर वो कत्ल की बात कबूल नहीं करेगा तो उसकी गर्लफ्रेंड को भी जेल में डाल दिया जाएगा, जो उस समय प्रेग्नेंट थी। और रेमी बूसा चूहा दिमागी तौर पर परेशान थी क्योंकि इसके काम की जगह पर और घर पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, जिसकी वजह से इसने अटेंशन पाने के लिए सारी कहानी बनाई थी। लेकिन हकीकत ये थी कि सारे सबूत सावरी के खिलाफ थे और चूहा दंपति इस केस से कोई अटेंशन लेना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो जल्द से जल्द इस केस से दूर हो जाना चाहते थे। इसके ऊपर जोसे चूहा एक डॉक्टर था, तो उसके पैसे के लिए ये भूत वगैरह की बातें एक बड़ा खतरा साबित हो सकती थी। लेकिन सावरी के पलटने के बाद केस फंस जाता है और 14 फरवरी को नया ट्रायल सेट कर दिया गया। तो इस बार एलन सावरी के वकील आश्वस्त थे कि केस उनके पक्ष में ही चलेगा और यही हुआ भी। ट्रायल चला और जिस दिन एलन सावरी की रिहाई होने वाली थी उससे एक दिन पहले 21 फरवरी की शाम को एलन सावरी अपने वकील को बुलाता है और जज तथा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के साथ मीटिंग कराने की बात कहता है। रात में इनकी मीटिंग होती है
अगले दिन एलन सावरी को कोर्ट में लाया जाता है और कोर्ट में एलन सावरी अचानक अपना गुनाह कबूल कर लेता है। एलन सावरी को सजा हो जाती है और बाहर लोग तभी आवाज़ में बात करने लगे थे कि टेरेसीटा बासा के भूत ने रात के वक्त एलन सावरी से मुलाकात करी थी, इसी वजह से इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था अचानक। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने विश्वास दिलाया कि उनकी एलन सावरी के साथ कोई भी डील नहीं हुई थी। लेकिन अब सुनिए, इस केस में जो सबसे ज़्यादा अजीब बात थी, भूत वाली कहानी से भी ज़्यादा, वो ये थी कि एलन सावरी को मात्र 4 से 12 साल की सज़ा हुई थी। इसे हत्या की सज़ा नहीं दी गई थी, इसे बस लूटपाट और आगजनी की सज़ा दी गई थी। 4 साल सज़ा काटने के बाद 1983 में इसे पैरोल भी मिल जाती है। तो इन बातों के आधार पर ये केस सुलझने के बाद भी उलझा हुआ है। अब ये तो जाहिर है कि पुलिस की भूमिका इस मामले में काफ़ी ज़्यादा संदिग्ध रही थी, क्योंकि पुलिस की तरफ से जाहिर सी बात है सावरी को कोई न कोई डील दी गई थी और ये डील उसी रात मीटिंग के दौरान दी गई थी। अब एक सवाल ये भी है कि क्या पुलिस की तरफ से वाकई सावरी को धमकियाँ भी मिली थी? इसके अलावा ये भी नहीं कहा जा सकता कि एलन सावरी ही वाकई में टेरेसीटा बासा का कातिल था या फिर बस पुलिस ने इसे कातिल बना दिया था और टेरेसीटा बासा का असली कातिल कभी पकड़ा ही नहीं गया। और रेमी बूसाचुआ का अनुभव वाकई में क्या था, इसकी दिमागी हालत कैसी थी, इस पर भी कोई दावा नहीं किया जा सकता। बाद में लोगों ने बताया था कि एलन सावरी और रेमी बूसाचुआ का एक बार झगड़ा भी हुआ था, क्योंकि एलन सावरी ने रेमी बूसा के कामकाज के विषय में कोई शिकायत करती थी और कुछ लोग तो यहाँ तक मानते थे कि रेमी बूसाचुआ ही वाकई में टेरेसीटा बासा की कातिल थी। खैर, इस पर तो ज़्यादा किसी को भरोसा नहीं है, लेकिन सवाल वही है कि क्या वाकई इस केस में कोई भूत था या फिर ये बस एक बनी बनाई हुई कहानी थी, या फिर रेमी बूसाचुआ का दिमागी पागलपन था। विश्वास से इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। कुल मिलाकर इस केस की तमाम बातें हैं जो खाँचों में ठीक से फिट नहीं होती हैं। ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।